नमस्कार, मैं हूं प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज की खास पेशकश उम्मीदों का बजट। जी हां, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश किया, जिसमें आम जनता की उम्मीदों का बजट भी कहा जा रहा है। बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए विशेष ऐलान किया गया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने अपने सहयोगियों के लिए भी खजाना खोल दिया है। डीटीपी की सरकार वाले आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज देने का ऐलान किया गया है, जबकि नीतीश कुमार के बिहार को परियोजनाओं की सौगात दी गई है। आपको बता दें कि बीते दिनों से बिहार को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग उठ रही थी और इसको लेकर नीतीश कुमार भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सियासत गरमाई हुई है। शायद दबाव को कम करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बिहार के लिए खजाना खोल दिया गया है। बिहार में 26,000 करोड़ रुपए की 3 एक्सप्रेसवे, 21,000 करोड़ रुपए की लागत वाला 24,000 मेगावाट का एक पावर प्लांट, मेडिकल कॉलेज और कई एयरपोर्ट बनाने का ऐलान किया गया है। वहीं मोदी सरकार ने मिडिल क्लास के करदाताओं को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स पेयर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया है। इसके साथ ही न्यू टैक्स स्लैब में एक बार फिर बदलाव किया गया है। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुरानी टैक्स रिजीम में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बढ़ा दी है। साथ ही टैक्स रेट में भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में पुरानी टैक्स रिजीम चुनने वालों को स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने का भी फायदा नहीं मिलेगा, यानी जो भी बदलाव हुआ है उसका लाभ न्यू टैक्स स्लैब चुनने वाले लोगों को मिलेगा। नए टैक्स स्लैब में हुए बदलाव के बाद 3 लाख की आमदनी पर कोई कर नहीं लगेगा। वहीं 3 से 7 लाख की आय पर 5%, 7 से 10 लाख की आय पर 10%, 10 से 12 लाख की आय पर 12%, 12 से 15 लाख रुपए मासिक आय पर 20% और 15 लाख से अधिक इनकम टैक्स पर 30% टैक्स लगेगा। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर भी वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए हैं और उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में 4 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस साल के बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में प्राथमिकताएं हैं, जिसमें गरीब महिला, किसान और युवाओं पर फोकस किया गया है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। निर्मला सीतारमण ने ऐलान करते हुए कहा कि मोबाइल, चार्जर, चमड़े की वस्तुएं और कैंसर की दवाओं पर कस्टम ड्यूटी घटाई जाएगी, जिसके चलते इन तमाम वस्तुओं की कीमत घटेगी। कस्टम ड्यूटी कम करने के बाद सोने चांदी की कीमतों में भी कमी आएगी। इस बजट से टेक्सटाइल इंडस्ट्री निराश नजर आ रही, क्योंकि कोई भी बड़ा ऐलान नहीं किया गया है। इसके अलावा आयकर में मिली छूट को लेकर भी एक्सपर्ट ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात बता रहे हैं। देश में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा ग्रामीण के विकास के लिए इस साल 2.66 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए भी बड़े ऐलान किए गए हैं। इसके अलावा कृषि से संबंधित क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मुद्रा लोन वालों के लिए भी खुशखबरी आई है और इसकी सीमा अब 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। कुल मिलाकर बजट में संतुलन बनाए रखने का प्रयास सरकार की तरफ से किया गया है। वहीं इस पूरे बजट को लेकर हमारे साथ चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले हम उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक्सपर्ट जो है बजट और शेयर बाजार के जो एक्सपर्ट हैं, स्नेहिल ढाल जी। स्नेहिल जी, आपका स्वागत है। स्नेहिल जी, सबसे पहले बात करें, आज जिस तरह से बजट पेश हुआ है, तो बजट को लेकर क्या लगता है कि जो लोगों की उम्मीदें थी वो पूरा हो पाई हैं? इस बार लोगों से ज़्यादा मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स है और जो यंगस्टर्स है उनके लिए काफ़ी एक अच्छा काम हुआ है, जिसमें इंटर्नशिप्स के लिए एक नया स्कीम चालू किया गया और 5,000 मंथली स्टाइपेंड का एक उसमें मेंशन किया गया है। ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी, क्योंकि अभी
ऐसा बता तो रहे हैं कि 500 कंपनियों के साथ ऐसी कोई डील की गई है, जिसमें कम से कम 1 करोड़ इंटर्नशिप्स दी जाएँगी। तो ये ये एक अच्छा एक डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि ये आज तक कभी हुआ नहीं है कि स्पेशली एक इंटर्नशिप स्कीम हुई है। बाकी जितने भी एक्टिविटीज़ हैं वो ऑलमोस्ट मोटा-मोटी तो सेम ही लग रहे हैं, बट बजट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सॉरी, डिफेंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बजट दिया गया है इस बार। उल्टा सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से डिफेंस इंडस्ट्री के लिए ही एक अमाउंट दिया गया है। टैक्स रिजीम लगभग 1-1 लाख रुपए एक्स्ट्रा किया हुआ है, जिसमें 3 से 7 लाख के लिए 5%, 7 से 10 लाख के लिए 10%, तो उसमें 1-1 लाख ऐड किया है। पहले वो 3 से 6 हुआ करता था, वो 3 से 7 कर दिया गया है। तो ऐसे माइनर चेंजेस की गई है। अगर कंसिडरेबल एक चेंज देखा जाए, तो ये इंटर्नशिप स्कीम के अलावा और कोई मुझे स्पेसिफिक अब तक मेरी नज़र में कोई आया नहीं है। मैं भी स्टडी कर ही रहा हूँ क्या-क्या उसमें चीज़ें आई है। बट डिफेंस रिलेटेड चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट अमाउंट डाला गया है, जो सबसे हाईएस्ट है। ये मैं 5-6 साल से कई मेरे जो मित्र हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और स्टॉक मार्केट में, उनको भी मैं सेंटिमेंटल एनालिसिस के बेसिस पे बोला करता था कि डिफेंस फंडिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है। तभी जी। उनको मज़ाक लगता था, पर इस समय इस बार के डिफेंस बजट में भी और उसको सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है। या तो ये पाकिस्तान और चाइना के सिचुएशन की वज़ह से हो, या इन जनरल एक अमाउंट उनको एक इंडिया को एक पावर हाउस बनाना है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का, तो वो उस डायरेक्शन में हम लोग देख सकते हैं अगले 5 साल इंडिया के जाते हुए। स्नेहिल जी, लेकिन जिस तरह से बात करें, बजट पेश होने से पहले शेयर बाजार पूरी तरह से लुढ़क गया था। क्या कहेंगे, वजह क्या मानते हैं कि एक तरफ तो सरकार जो है बढ़ावा देने की, युवाओं के रोजगार की बात कर रही, दूसरी तरफ जब शेयर बाजार खुला तो काफी लुढ़क और नीचे स्तर पर रहा। क्या है ना कि काफ़ी सारी चीज़ें भले हम अकाउंट्स और नंबर्स के हिसाब से चले भी, पर कुछ चीज़ें होती है जो सेंटिमेंटल एनालिसिस के बेसिस पे ही काम होता है। तो जी। जिस ढंग से हमने इलेक्शन का हाल देखा है, और अभी महाराष्ट्र का भी अभी इलेक्शन आएगा कुछ ही महीनों के अंदर। तो महाराष्ट्र एक मेन पावर हाउस है इंडिया का, जहाँ पे जिसको फाइनेंशियल कैपिटल भी मुंबई को बोला जाता है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ की भी, वो पूरे इंडिया में इफ़ेक्ट होती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो और इस समय यूके का भी इलेक्शन इसी महीने हुआ था। यूएस के इलेक्शंस का प्रोसेस भी इस समय चल ही रहा है। वहाँ पे ट्रम्प के ऊपर शूट आउट भी हो गया था। तो जब भी इलेक्शन का एक माहौल होता है, जब भी मेन आप भले आप इंडिया को भी एक सुपर पावर के हिसाब से ही हम तो देखते हैं इस समय। तो जब जी। इस समय हमारे इमीडिएट जो पार्टनर्स है, यूके या यूएस या बाकी जो कंट्रीज़ है, हर जगह एक इलेक्शन का माहौल है। तो इस समय ऐसे ऐसे ऊपर-नीचे बजट का होना, सॉरी, मार्केट का होना एक आम आम सिचुएशन है, वो अपने आप करेक्ट हो जाता है थोड़े टाइम बाद। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर भी वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा है कि अगले 5 साल में 4 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। क्या लगता है कि ये जो बजट है वो युवाओं पर कितना लाभकारी होगा? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि युवाओं के ऊपर इन्होंने काफ़ी अच्छा फ़ोकस किया है, क्योंकि इंटर्नशिप एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जी। कोई भी कंपनी के हायरिंग के लिए। एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होता है, तो जब आप एक इंटर्नशिप कर लेते हैं, आपकी स्टूडेंट लाइफ़ में या जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उससे आपका एक एक्सपोज़र बढ़ जाता है, एक एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। तो उस बेसिस पे जब भी आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो आप ये बोल के नहीं जाएँगे कि आप फ्रेशर हो, या आप अभी नए-नए ग्रेजुएट हो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो इंटर्नशिप के ऊपर फोकस करके उसमें 5,000 का एक मंथली सैलरी का एक पैकेज जो रखा गया है, अब कौन-सी 500 कंपनियाँ हैं, वो उसका तो कुछ आइडिया है नहीं, वो तो थोड़े टाइम में मालूम पड़ ही जाएगा। बट ये इस ढंग से एक एक अच्छा डायरेक्शन मिल जाएगा सारे बच्चों को जॉब के लिए। क्योंकि वो एक प्रैक्टिकैलिटीज़ के ऊपर जब एक सवाल उठता है, तो उसमें उनकी मजबूती पकड़ हो जाती है। जो नए टैक्स स्लैब में बदलाव हुए हैं, क्या लगता है कि इससे आम आदमी को कितनी राहत मिलेगी, स्नेहिल जी? अ, बहुत ही 19-20 वाली सिचुएशन चेंज की गई है, तो इतनी कोई ख़ास चेंजेस तो है नहीं जिसकी वज़ह से कोई एक बड़ा स्टेटमेंट दिया जा सकता है।
बट वही जैसे हमेशा से आया हुआ है, पहले से हल्का-सा आप एक स्टेप एक ऊपर की आप लेके जा सकते हैं। एक स्टेप पीछे तो नहीं है पर एक स्टेप आगे तो है ही है। तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं बजट को। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से नए टैक्स में बदलाव के साथ ही ये भी कहा गया है कि 3 लाख की आमदनी पर कोई कर नहीं लगेगा। वहीं 3 से 7 लाख की जो आमदनी होगी, जो आपका इनकम होगा, उस पे 5%, 7 से 10 लाख की आय पर मतलब इनकम पर 10%। ये रेशियो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 10 से 12 लाख के आय पर 12%, 12 से 15 लाख की आय पर 20% और 15 लाख से अधिक इनकम पर 30% का टैक्स। ये जो है, अगर हम चाहेंगे तो स्नेहिल जी थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाएं कि आखिर इस टैक्स का जो सिनेरियो बनाया गया है इस बजट में, क्या लोग और जो पहले से टैक्स पेयर हैं उनको कितना फायदा मिल पाएगा? इसमें मुझे लगता नहीं कि कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा फ़ायदा किसी को हो पाएगा। जी। पर क्या होता है ना कि जब भी कोई इंसान अपनी कमाई कर रहा होता है, तो 1 लाख का भी अगर एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है किसी को, तो वो भी काफ़ी कंसिडरेबल अमाउंट हो ही जाता है। जी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, तो सब में पहले वो 3 से 6 था, तो अभी 3 से 7 कर दिया है, तो सब में हर स्लैब में मेरे ख़्याल से 1-1 लाख रुपए एक्स्ट्रा उन्होंने एक स्लैब में ऐड कर दिया है। तो उसके ऊपर थोड़ा-सा एक राहत तो मिल ही जाएगी, जिसका एक रूटीन होता है, तो वो वहाँ पे थोड़ा-सा बेनिफिट तो मिल ही जाता है हर हर इंसान को। और जो जिस स्पेशली जो जिस स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, उनको तो 1-1 रुपए या एक 0.1 पैसे के ऊपर भी हम लोग का वो एक कंसिडरेबल ये हो जाता है। तो लाख रुपए के हिसाब से तो होगा ही थोड़ा-सा। क्या लगता है कि अब शेयर बाजार में उछाल आएगी? क्योंकि इस बजट से कितना उछाल देखते हैं, क्योंकि बजट से पहले तो गिरावट देखी गई, दर्ज की गई है। अब इस बजट के पेश होने के बाद उछाल देखने को मिल सकती है। उछाल कोई ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि कोई कंसिडरेबल उछाल आएगा। जी। एक एक ऑर्गेनिक ढंग से धीरे-धीरे वो चढ़ने की ही मुझे एक नज़रिया मेरा है इस समय तो। बिल्कुल, लेकिन अगर बात करें साहिल जी, स्नेहिल जी माफ़ कीजिएगा, तो क्या-क्या उम्मीदें आपकी अगर बात करें तो किस तरह की उम्मीदें आपने रखी थी आज के बजट से? मेरा ज़्यादातर फ़ोकस, क्योंकि मैं क्रिमिनोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरी सेंटिमेंटल एनालिसिस मेरी ज़्यादा रहती है मार्केट में, और जी। मेरा ज़्यादातर फ़ोकस डिफेंस रिलेटेड चीज़ों में रहता है। तो उस हिसाब से तो डिफेंस को तो काफ़ी ज़्यादा बजट दिया ही गया है। तो वहाँ वहाँ देखा जाए तो काफ़ी अच्छा एक अमाउंट दिखने में आ रहा है। साथ ही साथ जो बाकी जो एक सोलार में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट डाल के रखा है। तो ऐसी कुछ-कुछ जगहें हैं जहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक बेनिफिट एक अच्छा अलॉट किया गया है। एक वुमेन लेड डेवलपमेंट के ऊपर 3 लाख करोड़ एलोकेट किया गया है, बस औरतों और लड़कियों के लिए। ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे, बड़े-बड़े एक कंसिडरेबल चेंजेस देखने मिल रहे हैं। तो ये इंडस्ट्री वाइज़, जेंडर वाइज़, सेगमेंट वाइज़, एज फैक्टर वाइज़, हर हर एक सेगमेंट में कुछ ना कुछ इन्होंने एक फ़ोकस करने की कोशिश की है, तो डाइवर्सिफ़िकेशन काफ़ी हाई लेवल में हुआ है इस बार। और जो एक्सिस्टिंग, तो इन्होंने बेसिकली आप ऐसा समझ लीजिए कि भले आपके एक फैमिली में अगर जो आपके बच्चे हैं, वो जी। पहले कुछ नहीं कमा रहे थे या फ्री में जा रहे थे इंटर्नशिप करने के लिए या अपना वर्क एक्सपीरियंस के लिए, उसमें फैमिलीज़ को ही खर्चा करना पड़ रहा था बच्चों के लिए भी। तो वैसी चीज़ें देखते जाएँगे तो इंटर्नशिप में 5,000 ही भले लेके आए, तो उसकी पॉकेट मनी तो हो ही जाती है। तो वो बच्चा भी थोड़ा-सा सेंसिबल बन जाता है। तो ये थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि इट इज़ गोइंग मोर टुवर्ड्स स्ट्रक्चरिंग, फैमिली प्लानिंग के हिसाब से इन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, जिसमें औरतों और लड़कियों के लिए अलग रखा है, जो बाकी जेंडर है उनको इंटर्नशिप सेगमेंट में डाल दिया है, और जो बाकी जो अडल्ट्स हैं, उनको एक अलग ये भले वो मुद्रा स्कीम्स हो या बाकी क्रेडिट लोन्स हो, एमएसएमई को भी काफ़ी सारे उन्होंने एक पैकेज दिया है, जी। जिसमें क्रेडिट गारंटी स्कीम में एक चीज़ डाली गई है, लोन दिए जा रहे हैं मशीनरी परचेज़ के लिए, टेक्नोलॉजी सपोर्ट पैकेज भी दिए जा रहे हैं अलग से। तो ऐसे कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी अलग ढंग से इन्होंने डिज़ाइन की है इस बार। भले वो नंबर्स के ऊपर ज़्यादा ना ना दिखे,
आपके टैक्स रिजीम के स्कीम्स या स्लैब्स के ऊपर। पर जब डाइवर्सिफिकेशन देखने जाते हैं तो काफ़ी अच्छे से एक सेगमेंट वाइज़ इन्होंने काम इसके ऊपर फ़ोकस किया है। तो उसके लिए तो मेरे ख़्याल से बजट इस बार नंबर्स की ओर से ज़्यादा आप सेंटिमेंट के हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी अच्छा ही बनाया गया है इस बार। स्नेहिल जी, इसीलिए लगता है कि सरकार ने ये देख के किया है कि सबको अलग अलग नंबर, मतलब अलग अलग कैटेगरी में बजट पेश किया गया है। जिस तरह से गरीब कल्याणकारी योजनाओं को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, कहीं ना कहीं सरकार का फोकस आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस बजट को पेश करने का पूरा जो प्रयास किया गया है, ये मानते हैं आप? हाँ, मैं उसको तो मानता ही हूँ, पर उसके साथ मेरे ख़्याल से ये उस ढंग से भी जा रहा है जिसमें एक यूनिफ़ाइड लॉ जो चाहिए था, एक सिविल कोड जो एक प्रक्रिया जो चल रही है काफ़ी टाइम से, उस डायरेक्शन में मुझे जाता हुआ ये ज़्यादा दिखता है, क्योंकि इसमें कोई रिलिजन बेस्ड बजटिंग नहीं हुई है, ना ही कोई एरिया वाइज़ बजटिंग हुई है। इसमें फाइनेंशियल कैपेबिलिटी और दिमाग की जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है, उसके बेसिस पे इन्होंने पूरा एक पैकेजिंग बना के सबके लिए अलग-अलग ढंग से रखा है। अभी अगर आप देखने जाएँगे तो जो सोशल वेलफेयर की कैटेगरी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के ऊपर भी 5 साल का एक वो रखा हुआ है, उसमें उन्होंने अपना एक बजट रखा हुआ है ऑलमोस्ट 80 करोड़ लोगों के लिए। फिर जी। एक एलिमेंट है जो डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए है। उसके अंदर लॉ एंड जस्टिस को भी ऐड किया गया है, जो यूजुअली कभी इतना फोकस हुआ नहीं किया करता था। इसमें स्पेसिफिक जो एक उन्होंने फोकस रखा है, वो है डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका एक करंट में जो एक एग्जांपल है, वो आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट के सिचुएशन में। कई सारे देशों के एयरपोर्ट बंद हो गए हैं, बैंकिंग सिस्टम अफेक्ट हो गए हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अफेक्ट हो गए हैं, पर कम से कम हमारे इंडियन रेलवे अभी भी टिका हुआ है, क्योंकि वो डायरेक्टली इसमें इतना कोई इश्यू था नहीं। और ये जी। बस इंडिया की नहीं, माइक्रोसॉफ्ट की वजह से सिंगापुर, यूएस, यूरोप में बहुत सारे कंट्रियों के एयरपोर्ट में वो पर्चियों में बोर्डिंग पास बना रहे हैं, हाथ से लिख के बोर्ड बना के फ्लाइट की डिटेल्स दे रहे हैं। तो अगर उस ढंग जाए, जो टेक्नोलॉजी, जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में को जो रिक्वायरमेंट है, वो इस समय हम लोग इंडियन रेलवेज को ही पकड़ के चले तो उसमें ही कंपैरिजन में समझ में आ जाता है कि क्यों ऐसे चीजों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा जरूरी है। तो उस ढंग से अगर हम देखें तो डाइवर्सिफिकेशन जो इन्होंने जिस ढंग से किया है, भले वो थोड़ा-थोड़ा सब में किया है। जैसे हम अगर क्रिकेट की एक टीम रखते हैं, तो उसमें बॉलर्स, बैट्समैन और एक ऑलराउंडर और एक विकेट कीपर, हर टाइप का एक होना चाहिए। सारे ही बैट्समैन होंगे तो फिर काम होगा नहीं। तो उसी ढंग से अगर बस टैक्स रिजीम के ही स्लैब में सारी चीजें डाल दी गए और बाकी में नहीं डाला, तो फिर वो बैलेंस नहीं बनता। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बैलेंस इन्होंने काफी अच्छे ढंग से रखा हुआ है। बिल्कुल स्नेहिल जी, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा एरिया वाइज की अगर बात करें, तो चलते चलते एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से बिहार और आंध्र प्रदेश, इन दो राज्यों को जो है उनके लिए खजाने खोले गए हैं, उनको फंड भी दिया गया है और दूसरी तरफ उनके यहाँ पर योजनाओं को भी अनुमति दी गई है। क्या कहेंगे महाराष्ट्र, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो इस बजट में महाराष्ट्र को क्या मिला? अब उसका तो ज़्यादा अच्छा जवाब तो मैं नहीं दे पाऊँगा, पर क्योंकि वो पॉलिटिकल सिनेरियो भी उसमें अकाउंटेबल हो जाता है। पर जी। यूपी बिहार काफ़ी टाइम से उसके ऊपर डिफेंस सेगमेंट का, डिफेंस कॉरिडोर का काफ़ी टाइम से काम कुछ ना कुछ चल ही रहा था। तो उसमें मुझे लग रहा है कि जो डिफेंस सेगमेंट को जो पकड़ा गया है, उसमें आंध्रा और बिहार का एक एक हल्की सी झलक शायद हमें देखने मिल सकती है, क्योंकि जो हमारा जो वेस्टर्न फ्रंट है, वहाँ पे या ईस्टर्न फ्रंट जितने एरियाज है ये साउथ चाइना सी के तरफ, उस साइड में आंध्रा एक अच्छा एक प्लेयर हमेशा से रहा है, जहाँ पे कोई ना कोई एक्टिविटी उस साइड को कवर करने के लिए, क्योंकि वेस्ट बंगाल वैसे ही काफी टाइम से अटका हुआ है, तो वेस्ट बंगाल से थोड़ा-सा नीचे आए तो फिर वहाँ पे उस ढंग से शायद इनकी प्लानिंग हो रही होगी। पर मुझे जिस ढंग से मैं डिफेंस बजट का अमाउंट देख रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा है इस बार, उल्टा नंबर 1 रैंक पे इस समय चल रहा है। तो उस बेसिस पे जहाँ पे भी डेवलपमेंट की ज़रूरत है या जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है,
वो फ़ोकस मेरे ख़्याल से डिफेंस के हिसाब से ही देने का उन्होंने इरादा किया होगा। तो महाराष्ट्र जब भी मेरे ख़्याल से जब भी अक्टूबर का इलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद शायद यहाँ पे भी कोई इम्प्रूवमेंट अलग ढंग से देखने को मिलेगी हमें। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से बात करें तो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। आपको बता दें कि एज ए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7वीं बार बजट पेश किया है, जो उन्होंने इतिहास भी रचा है। लेकिन जिस तरह से बजट की अगर बात करें तो जो लोगों की उम्मीदों का बजट था, हालांकि उसमें महिलाओं, युवाओं और रोजगार जैसे तमाम मुद्दों पर बड़े ऐलान किए गए हैं, लेकिन अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से एक्सपर्ट का कहना है कि कुछ खास चेंजेस से बात करें तो नहीं की गई है, और कहीं ना कहीं लोगों को जो बजट से उम्मीद थी वो पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें इन 24 न्यूज़। इन 24 न्यूज़ को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।